हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मनदीप स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनदीप में। तो देखिए, जो हमने हमारी लूसेंट की सीरीज स्टार्ट की थी उसके अंदर आज हमारा सेकंड लेक्चर है। पहली जो हमारी क्लास थी वो भारतीय इतिहास के जो स्रोत थे वे थे, मतलब भारतीय इतिहास के जो स्रोत मिले थे हमें धार्मिक, जो वेदों से कैसे मिले थे। अब दूसरे जो है हमारा कि जो विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी, ठीक है। तो इसके अंदर हम पहले डिस्कस करेंगे जो यूनानी लेखक थे उन्हें, मतलब कौन से लेखक थे, उन्होंने क्या क्या पुस्तकें लिखी। अगर देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो देखिए, टेटियस टेटियस क्या था? यह ईरान का एक राजवेद था। क्या था टेटियस? ईरान का राजवेद था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय था। मतलब टेटियस ने क्या था? ईरान का एक राजवेद था। भारत का जो बारे में इसने बताया वो आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण था, इसलिए विश्वसनीय नहीं है। आगे देखिए, हेरोडोटस, इतिहास का इसे पिता कहा जाता है। मतलब जो हेरोडोटस है उसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक इटोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत और फारस के संबंध के बारे में, मतलब हेरोडोटस क्या है, तो इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत और फारस के, आगे देखिए, भारत और फारस के संबंध का वर्णन, परंतु इसका विवरण भी अनुस्थिति और अफवाहों पर आधारित है। मतलब जो हेरोडोटस है उसने जो अपनी पुस्तक है हिरोटिका, उसके अंदर भारत और फारस के जो संबंध है उनका वर्णन किया गया है, परंतु जो इसका जो वर्णन है वो अब अनुचित और अफवाहों पर आधारित है, ये भी मान्य नहीं है। तो आगे देखिए, सिकंदर के साथ आने वाले जो लेखकों में निरियाकम, आनेटियस तथा अर्टिबुलस के विवरण अधिक प्रमाणित व विश्वसनीय है। मतलब जो सिकंदर के साथ आने वाले जो लेखक थे वे कौन से थे? निरियाकस, आनेटिक्रस तथा आस्टिबुलस के विवरण के प्रमाणिक एवं विश्वसनीय है। मतलब जो सिकंदर के साथ आने वाले जो ये 3 लेखक थे इनके जो जानकारी मिली वो प्रमाणिक और विश्वसनीय है। मैगस्थनीज, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मतलब मैगस्थनीज क्या था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज व संस्कृति के विषय में लिखा था। मतलब क्या था? जो मैगस्थनीज था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था ये, ठीक है। इसकी पुस्तक कौन सी थी? इंडिका थी। और इस इंडिका पुस्तक के अंदर इसने क्या लिया था? मौर्य युग की जो समाज और संस्कृति के विषय में इसने लिखा था। ये कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि मैगस्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। और इसकी पुस्तक थी इंडिका, मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में इसने जानकारी दी थी इस पुस्तक के अंदर। आगे है डाइमैक्स, ये एक सीरियाई नरेश अंतियोकस का राजदूत था। मतलब जो डाइमैक्स है वो किसका राजदूत था? सीरियाई नरेश अंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। मतलब डाइमैक्स किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। मतलब जो डाइमैक्स है वो कब आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था। और इसने किसका वर्णन किया है? इसने मौर्य युग का वर्णन किया है। और किसका राजदूत था? ये सीरियाई नरेश अंतियोकस का राजदूत था। आगे देखिए, डायोनीसियम क्या है? ये मिस्र के नरेश टोलमी फिलेडेल्स का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। मतलब ये डायोनियस था, ये किसके दरबार में आया था? अशोक के दरबार में आया था। टोलमी फिलेडेलस का क्या था? ये टोलमी फिलेडेलस का क्या था? राजदूत था। टोलमी, आगे देखिए, टोलमी इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। भारत का मतलब ये पूछ लेगा कि भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? टोलमी के द्वारा लिखी गई है। आगे देखिए, पिलनी, इसने 1म शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज आदि के बारे में विवरण है। मतलब ये पूछ लेगा कि जो
नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, वो प्लिनी के द्वारा लिखी गई है। और इस जो नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के अंदर किसका विवरण है, भारतीय जो पशु हैं, पेड़ पौधे हैं, खनिजों का जो विवरण है किसके अंदर है, नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के अंदर। आगे देखिए, आगे है पेरिप्लस ऑफ द एथ्रियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं मिलती, मतलब जो पेरिफ्रेंस ऑफ द एथ्रियन सी जो पुस्तक है इसके जो लेखक है उसके बारे में जानकारी हमें नहीं मिलती है। यह लेखक करीब 80 ईसा पूर्व हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। मतलब क्या है, जो पेरिप्लस ऑफ द एथ्रियन सी पुस्तक है इसके जो लेखक के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती। लगभग 80 ईसा पूर्व ये जो लेखक है हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। उस समय भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं की इसने जानकारी दी है। आगे देखिए, चीनी यात्री कौन से हैं। फाहियान, ये जो चीनी यात्री है ये किसके दरबार में आया था, नरेश गुप्त द्वितीय के दरबार के अंदर आया था। फाहियान किसके अंदर आया था, गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था, फाहियान आया था। इसने विवरण मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में विवरण किया। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। मतलब क्या, फाहियान चीनी यात्री था, गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के अंदर आया था। इसने क्या बताया था, जो मध्य प्रदेश इसने अपनी किस पुस्तक के अंदर क्या वर्णन किया था, मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में इसने वर्णन किया था। मध्य प्रदेश की जनता को इसने क्या बताया था, सुखी और समृद्ध बताया था। 14 वर्षों के लिए भारत में रहा था। ठीक है, फाहियान चीनी यात्री था। गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। मध्य प्रदेश की संस्कृति और समाज के बारे में इसने वर्णन किया था। मध्य प्रदेश की जनता को इसने सुखी और समृद्ध बताया था। और 14वीं शताब्दी 14 वर्षों तक ये भारत में रहा था। अब है संयुगन 518 ईसा पूर्व भारत में आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की थी। मतलब जो संयोगन है वो 518 ईस्वी के अंदर भारत में आया था और अपने 3 वर्षों के अंदर इसने बौद्ध धर्म की जो प्राप्तियां हैं वो एकत्रित की है। अब देखिए, अयुन शांग क्या था, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। 629 ईसा पूर्व के अंदर भारत आया था। चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया, लगभग भारत आया। तो इसने क्या किया, ये सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपिशा में पहुंचा। सर्वप्रथम कहाँ पहुंचा, ये जो अयुनशांग है भारतीय राज्य कपिशा के अंदर ये सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपिशा के अंदर ये सर्वप्रथम पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक डटकर ये 1545 में चीन वापस लौट गया। मतलब क्या है, अयुनशांग किसके शासनकाल के अंदर आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल के अंदर आया था। कब आया था, 629 ईस्वी में आया था। और सबसे पहले ये भारतीय किस राज्य के अंदर आया, कपिशा के अंदर पहुंचा। 15 वर्षों तक रहकर ये 645 ईस्वी में कहाँ चला गया, अपने चीन वापस चला गया। बिहार नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन किया। मतलब ये जो अयुनशांग है इसने कहाँ अध्ययन किया था, बिहार का जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसके अंदर इसने अध्ययन किया। और इसकी जो पुस्तक है सीयू की नामक इसने एक पुस्तक लिखी, जिसमें इसने क्या लिखा है, इसका भ्रमण वृत्तांत सीयू के नाम पुस्तक है, जिसमें 138 देशों का वर्णन मिलता है। मतलब जो इसकी पुस्तक सीयू की उसके अंदर कितने देशों का वर्णन मिलता है, 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया। मतलब ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, तो इसने हर्षवर्धन की राजनीति, संस्कृति और उसके समाज के बारे में वर्णन किया। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था अयुनशांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया। मतलब ये जो अयुनशांग था इसने क्या किया, जो बुद्ध की प्रतिमाओं के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। क्या इसका एक बार फिर से देखिए दोस्तों, जो ये अयुनशांग है ये किसके दरबार में आया था, ये आया था हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ठीक है, कब आया था, 629 में आया था। 645 के अंदर ये चला गया था। सबसे पहले कहाँ था, अब भारतीय राज्य कपिशा के अंदर ये सबसे पहले आया था। और 15 वर्षों तक ये रहा। नालंदा के अंदर इसने शिक्षा ग्रहण की। और सीयू की इसकी पुस्तक का नाम है, जिसके अंदर 138 देशों का वर्णन मिलता है। हर्षवर्धन के जो समाज और उसकी जो राजनीतिक व्यवस्था के बारे में इसने वर्णन किया है। इसके अनुसार जो सिंध का राजा था वो कौन था, शूद्र था। अयुनशांग ने बुद्ध की प्रतिमा
मतलब ह्वेनसांग ने किस किस की प्रतिमा की पूजा की है? बुद्ध, सूर्य और शिव की प्रतिमाओं की पूजा की है। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। मतलब जो नालंदा विश्वविद्यालय में जिस समय ह्वेनसांग ने पढ़ाई की उस समय इसके जो कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र थे। ये जो विश्वविद्यालय है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। इत-सिंह ये 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। मतलब जो एक राइटर है इत-सिंह, ये कब आया था? 7वीं सदी में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय में भारत का वर्णन किया है। मतलब जो इत-सिंह था ये कब आया था? 7वीं शताब्दी में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय में के भारत का वर्णन किया। इसने किसका? नालंदा विश्वविद्यालय का, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का और अपने समय के भारत का विवरण किया है। आगे देखिए अरबी लेखक को ये महमूद गजनवी के साथ आया था। अरबी लेखक कौन है? अल-बरूनी। अरबी लेखक कौन सा? अगला जो हमारा है वो कौन है? अल-बरूनी। ये किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी ख्वारिज़्म या ज्यू आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। ये कहाँ का था? अल-बरूनी आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई इसकी कृति किताबुल हिंद या तकीद हिंद। मतलब जो अल-बरूनी की रचना कौन सी है? किताबुल हिंद या तकीद हिंद, भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्यौहार, भूगोल, विज्ञान। मतलब देखिए जो अल-बरूनी है वो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया। ठीक है, इसकी किताब कौन सी है? इसकी किताब है किताबुल हिंद और तकीद हिंद। और ये जो कहाँ का रहने वाला है? ये मतलब आधुनिक जो तुर्कमेनिस्तान है उसका रहने वाला है। इसकी जो ये किताब है इसके अंदर किसका वर्णन है? इसके अंदर धर्म, दर्शन, त्योहारों, विज्ञान, कमियों, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों का इसके अंदर जो वर्णन मिलता है। आगे देखिए इब्न बतूता, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृत्तांत जिसे रहला कहा जाता है। इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी है? रहेला पुस्तक लिखी है। ये रहेला एक यात्रा वृत्तांत है। किसके द्वारा लिखा गया है? इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है। ये क्या है? एक यात्रा वृत्तांत है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता। जो ये इब्न बतूता का जो रहेला जो यात्रा वृत्तांत है ये 14वीं सदी के भारतीय जो उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक जीवन के जो विषय थे उनके बारे में बढ़िया जानकारी देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया था। मतलब इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे क्या बना दिया था? दिल्ली का काजी या न्यायाधीश बना दिया था। इसकी जो पुस्तक है यह यात्रा वृत्तांत है इब्न बतूता का, उसका क्या नाम है? रहेला नाम है। और जो ये रहेला इसके अंदर किसका वर्णन है? 14वीं भारतीय शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में इसका जो वर्णन है रहेला के अंदर मतलब किसका वर्णन है? जो 14वीं शताब्दी के जो भारतीय उपमहाद्वीप का जो सामाजिक और राजनीतिक सांस्कृतिक जीवन है उसका वर्णन किसके अंदर? रहेला के अंदर। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे क्या बना दिया था? दिल्ली का काजी या न्यायाधीश बना दिया था। अन्य लेखक तारानाथ, ये क्या है? यह एक तिब्बती लेखक था जिसने कयंगूर तथा तैंगूर नामक ग्रंथ की रचना की। इससे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तारानाथ क्या था? तारानाथ एक तिब्बती लेखक था। तारानाथ का कौन सा लेखक था? तिब्बती लेखक। इसने कयंगूर तथा तैंगूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने कौन सी ग्रंथ लिखी? तैंगूर और कयंगूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जो ये जो ग्रंथ है इनकी जो तैंगूर और कयंगूर, इससे किसकी जानकारी मिलती है? भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। मतलब जो मार्को पोलो था वो 13वीं शताब्दी में किसकी यात्रा के लिए आया था? पांड्य देश की यात्रा के लिए आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है।
मतलब जो मार्को पोलो यात्री था वो 13वीं शताब्दी में पांड्य देश की यात्रा के लिए आया, और अगर वो पांड्य देश की यात्रा के लिए आया तो उसने विवरण भी किसका किया, पांड्य देश का। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी, ये देखिए दोस्तों, ये हम कल डिस्कस करेंगे। जो पुरातत्व साक्ष्य से मिलने वाली जो संबंधित जानकारी, ये हम कल डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये था हमारा जो आज का टॉपिक है। जो भारतीय इतिहास की जो जानकारी है वो किससे मिलती है, मतलब जो ये जो लेखक हैं या जो यात्री आए थे, विदेशी जो लेखक या विदेशी जो यात्री आए थे, उनसे जो जानकारी मिलती है उसके बारे में हमने पढ़ा। कौन सी पुस्तक किसने लिखी है, कि कौन सा यात्री किसके दरबार में आया था, ये जो प्रश्न है डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल हल्के में न लें। इससे मतलब अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा तो 1 नंबर का क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल है, क्योंकि ये जो इब्न बतूता और ये जो कई लेखक हैं, इनसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो लगातार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए स्टडी विद मनदीप को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारा कंटेंट प्रत्येक बच्चे तक पहुंचाइए, ताकि कोई भी बच्चा, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर उसके अंदर साइंस आती है, तो हमने एनसीईआरटी की साइंस करवा रखी है। उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं, और वो जो साइंस की हमारी जो प्लेलिस्ट है उसको आप देख सकते हैं। बिल्कुल गहराई से हमने जो साइंस करवा रखी है, उसके अंदर आप किसी भी लेवल का साइंस का एग्ज़ाम देंगे तो आपका जो मार्क्स कटने की बिल्कुल संभावना नहीं है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।